पिछली क्लास में हमने क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 1905 से 1915 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने महाराष्ट्र के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हमने उसकी चर्चा की। सबसे पहले रामूसी आंदोलन 1876 में चलाया गया, जो किसानों के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद एक व्यायामशाला मंडल की स्थापना हुई थी 1899 में चापेकर बंधुओं के द्वारा। हमने पढ़ा कि चापेकर बंधुओं किसको कहते हैं, और चापेकर बंधुओं के द्वारा जब स्थापना हुआ तो कुछ समय बाद एक मित्र मेला वीडी सावरकर द्वारा बनाया गया, जिसका आगे चलकर 1904 में नाम बदलकर उसका रखा गया अभिनय भारत समिति, जो एक ऐसा समिति था, एक गुप्त समिति था। और कुछ समय के लिए वो आगे पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं। वहाँ पर वो लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण, मदन लाल धिंगरा, इनसे मिलते हैं। और वहाँ से जब बंदूक कारतूस भेजना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर जो नासिक है, नासिक में उनके भाई उस संगठन का संचालन कर रहे थे, और उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। उस हत्या के केस में सभी को क्या हो जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, जिसमें वीडी सावरकर को भी जेल में डाल दिया जाता है और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन बहुत सारा याचनाएं पत्र देने के बाद 1921 में उनको रिहा किया जाता है, लेकिन उनको 3 वर्ष के लिए फिर से जेल में नजरबंद कर दिया जाता है। उन्हीं घटनाओं को अंजाम देने के लिए और भी क्रांतिकारी बंगाल में पनप रहे थे, तो बंगाल भी अपने क्रांतिकारी युवाओं से अछूता नहीं रहा। और 1866 के समय राजनारायण वसु ने एक जातीय गौरव संपादनी सभा का गठन किया, जिसमें पहली बार कुछ क्रांतिकारी संगठन का लक्षण दिखता था इसमें, जिसमें जिम्नास्ट थे। अब जिम्नास्ट में लोग जब शारीरिक प्रशिक्षण करने आते थे तो लोग वहाँ पर शरीर के साथ वहाँ पर उनको भारत के आज़ादी के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता था, उनको सिखाया जाता था, अस्त्र शस्त्र सिखाए जाते थे। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और उसी के द्वारा आगे चलकर एक संजीवनी सभा, एक गुप्त सभा का नाम आता है, जो बंगाल में बनाया गया था, और आगे चलकर इसी का नाम रखा जाता है अनुशीलन समिति। अब अनुशीलन समिति एक व्यायामशाला था, व्यायामशाला मतलब जिम, और उसके अंदर लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो सबसे पहले मिदनापुर कलकत्ता में इस व्यायामशाला का स्थापना हुआ, और स्थापना किया ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की। और ढाका में इसकी स्थापना पुलिन ने, जो सर्वाधिक संगठित रहा, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो लोग संगठित हुए वो कहाँ हुए, ढाका में 1906 में जो पुलिन द्वारा बनाया गया था। और कलकत्ता में वापस स्थापना हुआ सतीश चंद्र बसु के द्वारा। यानी ये जो अनुशीलन समिति है ये बंगाल में बनाए जा रहे हैं। ढाका आज की बांग्लादेश है, लेकिन अभी तक बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन नहीं होने की वजह से अभी तक ये बंगाल कलकत्ता में ही है, ढाका जो है। और वहाँ पर सतीश चंद्र बसु ने भी कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। अगर पेपर में आता है कि गुप्त समिति अनुशीलन थी या संजीवनी, तो आपको अगर संजीवनी है तो संजीवनी सभा पे टिक लगाना है, और अगर संजीवनी नहीं है तब तो अनुशीलन समिति। कहाँ की थी अनुशीलन समिति? कलकत्ता की। उसके बाद 1907 में वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसका समिति का गठन किया, और वरिंद्र नाथ घोष अरविंद घोष के भाई थे। उन्हीं के सलाह पर इन्होंने ये सारे कार्य किए। और एक सिस्टर निवेदिता एकमात्र इसकी महिला सदस्य थी। सिस्टर निवेदिता एकमात्र इसकी क्या थी? महिला सदस्य थी। तो अनुशीलन समिति का कुछ उद्देश्य भी होगा। तो अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून,
अगर पूछा जाए पेपर में कि खून के बदले खून किसका उद्देश्य था, तो वो अनुशीलन समिति का था। तो लिख लो ये लाइन, अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून के बदले खून, और सिस्टर निवेदिता उसमें एकमात्र महिला सदस्य थी। उस समय महिलाओं को ज़्यादा भाग लेने का जो अधिकार था वो नहीं था। आप देखो प्रथम बार भारतीय महिला कौन, झांसी रानी, वो एक मैदान में उतर कर आती है। उसके बाद बहुत कम ऐसे हैं, लेकिन जब एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष बनती है, उसके बाद महिलाओं को जब मताधिकार मिलता है 1919 के अधिनियम से, तब से महिलाओं का जो आंदोलन में भाग लेना बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि अनुशीलन समिति किस तरीके से कार्य करती थी। तो कार्य केवल और केवल व्यायामशाला था। अब इसके माध्यम से क्या क्या हुआ था ये देख लेते हैं। तो इनकी कार्य प्रणाली में सबसे पहले आया प्रेस। वो प्रेस यानी समाचार पत्र और पत्रिका के माध्यम से लोगों को जागरूकता करते थे। प्रेस यानी पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाते थे, और पत्र और पत्रिकाओं में क्रांतिकारी विचारधारा के लेख छपते थे। आपको पता है मराठा केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने जो पूना, हमने पिछली बार पढ़ा पिछली क्लास में कि पूना में जो लेख छपा था, पूना प्लेग जो था उसमें जो लेख छपा था, उसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक को जेल भी जाना पड़ा था। तो इस तरीके से क्रांतिकारी विचारधारा के लेख किसमें छपते थे, प्रेस और पत्र पत्रिकाएं में। यानी जो अनुशीलन समिति है उसका मुख्य कार्य पहला प्रेस था, कि प्रेस के माध्यम से लोगों को समाचार पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से उनको क्रांतिकारी विचारधारा में बदलना था। दूसरा था प्रशिक्षण। अब उनको प्रशिक्षण किसका दिया जाता था, शारीरिक, क्योंकि व्यायामशाला था तो शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था। उनको अस्त्र शस्त्र चलाने का जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता था। साथ ही साथ में गुप्त गतिविधियों का, गुप्त गतिविधि मतलब कि कुछ ऐसी गतिविधि है जो शांत, मतलब कि अंदर रहना चाहिए। जैसे बम बनाने का कारखाना था, ये एक गुप्त गतिविधि थी कि बम कैसे बनाते हैं, कहाँ बन रहा है, इनका एक गुप्त गतिविधियों का, और बम बनाने का, बम चलाने का, इन सब का प्रशिक्षण उनको दिया जाता था। यानी प्रशिक्षण में उनको जिम्नास्ट यानी शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था, अस्त्र शस्त्र चलाने का, गुप्त गतिविधियों का प्रशिक्षण वहां पर दिया जाता था। उसके बाद हथियार में कारखाना की स्थापना किया उन्होंने। उन कारखानाओं में बम बनाने का कारखाना था, बंदूकें बनाने का कारखाना इन्होंने स्थापित करना शुरू किया। लेकिन ये सारी गतिविधियां कैसी थी, गुप्त थी। ये सारी गतिविधियां कैसी थी, गुप्त थी। और ये विदेशों से भी हथियार मंगवाते थे गुप्त तरीके से, और इसी हथियार बनाने के उपलक्ष्य में जो आपका अलीपुर षड्यंत्र है वो इसी के उपलक्ष्य में होता है। क्यों होता है, क्योंकि अलीपुर षड्यंत्र में जब प्रशिक्षण की बात, कार्यप्रणाली की बात चल रही थी, तो उस समय कारखाने की बात चल रही थी। तो कारखाने में हथियार, तो सोचा कि हथियारों को और कैसे आधुनिक बनाया जाए, तकनीक बनाया जाए। तो उन्होंने, अलीपुर षड्यंत्र का नाम क्यों आता है, ध्यान दो, हेमचंद कानूनगो है जो अरविंद घोष थे, उनके कहने से हेमचंद कानूनगो पेरिस जाते हैं और वहां से बम बनाने का प्रशिक्षण लेकर आते हैं। और जैसे ही आते हैं तो यहां पर बरिंद्र घोष, एक मनिकतल्ला का जगह है, मनिकतल्ला, इसको मनिकतल्ला षड्यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मनिकतल्ला, इसको मनिकतल्ला षड्यंत्र भी कहते हैं। तो मनिकतल्ला षड्यंत्र में क्या करते हैं, एक वो कारखाने की स्थापना करते हैं, और लापरवाही, बरिंद्र घोष की लापरवाही की वजह से ये कारखाना क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है। बंद नहीं हो जाता, पकड़ा जाता है। जब ये कारखाना पकड़ा जाता है तो अरविंद घोष, क्योंकि इनकी सलाह पर भेजे गए थे, बरिंद्र घोष और हेमचंद, इन तीनों को गिरफ्तार कर, ठीक है, जेल में डाल दिया जाता है। और जिसमें से बरिंद्र घोष और हेमचंद्र को फांसी की सजा सुनाई जाती है, और अरविंद घोष बच जाते हैं। किसकी वजह से, CR दास, चित्रनंदन दास
की वजह से वो बच जाते हैं, उनकी वकालत की वजह से, उनकी पैरवी की वजह से, उनकी वकालत की वजह से वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। और उसके बाद वो पौंडीचेरी चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक ओरोविल सभा का या आश्रम का स्थापना करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब 1908 में जब स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी जो गर्म दल के लोगों को जेल में डाला जा रहा था, तो अरविंद घोष भी उसी में एक व्यक्तित्व थे और उनको भी जेल में डाला गया था। और जब वो वापस निकलते हैं जेल से 1914 के आसपास, 13 के आसपास, तो वो पौंडीचेरी चले जाते हैं और वहाँ से सभा मतलब इनसे क्या लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं इन चीज़ों से, और वहाँ जाकर एक ओरोविल आश्रम की स्थापना करते हैं पौंडीचेरी में, और वहीं पर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो अरविंद घोष तो इसमें बच जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी मुखबिरी किसने करी थी। तो पुलिस की गवाही देने के लिए नरेंद्र गोसाई एक व्यक्ति थे, उन्होंने उसकी क्या करा था, गवाही दिया था। लेकिन दो लोगों ने मिलकर इस गोसाई की भी हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से ये केस और ज़्यादा फैल गया था और जिसकी वजह से इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें अरविंद घोष जो है वो बच गए थे। तो इसी कारखाने, हथियार कारखाना बनाने के चक्कर में, बम बनाने के चक्कर में, ये जो उनकी कार्य प्रणाली थी उनके चक्कर में इनको जेल हो जाता है। और धन एकत्रित करना, मतलब कि उस संगठन को चलाने धन तो चाहिए, तो धन के लिए सबसे पहला था उनका एम चंदा। अगर चंदा नहीं देते तो जो धनवान व्यक्ति होते थे उन पर वो अपना दबाव बनाते थे। और तीसरा उनका प्रणाली था कि अगर जो सरकारी खजाने हैं, सरकारी दफ्तर है, वहां पर वो लूट करते थे। वहीं पर क्या करते थे, ये क्रांतिकारी आंदोलन को लक्ष्य पाने के लिए भाई पैसा चाहिए। अब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करते थे, वो सरकारी खजाने, सरकारी दफ्तरों में लूट करते थे। तो हमने देखा कि अलीपुर षड्यंत्र भी इसी संबंधित है और उनकी कार्य प्रणाली यहाँ है। कुछ पेपर में, कुछ एग्जाम्स में आपके पत्र और पत्रिकाओं के बारे में पूछ लेता है, पत्र और, तो उसमें सबसे पहला पत्र है युगांतर। युगांतर जो है वो बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा चलाया जाता था, जिसके मेन शीर्षक हुआ था मुक्ति कौन पाए, पाथे, मुक्ति कौन पाथे। ये बंगाली भाषा की है, मुक्ति कौन पाथे उसका एक शीर्षक था। तो यहाँ पर अरविंद घोष की मदद से, अरविंद घोष की सहायता से, उनके सहायता से वरिंद्र घोष जो उनके भाई थे और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों ने युगांतर पत्र का संपादन किया। यानी उसके बाद आया आनंद मठ। आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और उसके अंदर एक लेख है वंदे मातरम, वंदे। और ये 1882 में कहा गया था। उस समय की बात बताता हूँ कि जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम शब्द जब किया, तो उस समय जब लोग इकट्ठा होते थे या आपस में मिलते थे, जो उस मठ के अंदर, ठीक है, एक आश्रम था वहाँ पे, उस आश्रम के अंदर जब लोग मिलते थे तो वहाँ पर लोग नमस्ते, हाय, हेलो नहीं कर कर हमेशा कहते थे वंदे मातरम। जब भी मिलते तो क्या कहते थे, वंदे मातरम। तो जब ये वंदे मातरम की बात आती है तो वंदे मातरम उस समय युद्ध घोष बन चुका था। यानी हर एक व्यक्ति के जुबान पर क्या था, वंदे मातरम। ठीक है, इसको भारत माता, जो आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, उसको भारत माता का घर भी कुछ लोगों ने कहा कि वहीं से, क्योंकि हमारी भारत माता थी। और आपको पता है कि भारत माता का चित्र 1905 में बनाया गया था और उस समय से उसको भारत माता की जय के नाम से चीज़ें पुकारा जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के समय हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर कुछ और पत्रिकाएं हैं, जैसे वंदे मातरम पत्रिका। तो वंदे मातरम पत्रिका अरविंद घोष और भवानी मंदिर पत्रिका भी किसके द्वारा लिखा गया है। अब देखो, वंदे मातरम शब्द जो है वो कहाँ है, आनंद। लेकिन उसी समय अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्रिका भी बनाया था, लिखा था, उसका नाम क्या था, वंदे मातरम पत्रिका। किसने लिखा था? तो ऐसा मत कंफ्यूज होना कि वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का है, नहीं, पत्रिका जो है ना वो अरविंद घोष का है और आनंद मंड में वंदे मातरम लिया गया है, वो आपको कहाँ है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। एक केसरी हमने बहुत पढ़ा, केसरी और मराठा। ये बताना है कि केसरी किस भाषा की पत्रिका थी, मराठी भाषा की पत्रिका थी और किसके द्वारा लिखी गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। इसी केसरी पत्रिका में
प्लेग, जो प्लेग है पूना में प्लेग, उसके बारे में यहां पर लिखा गया था। और युगांतर जो है वो भूपेंद्र नाथ दत्त, देखो युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा ही लिखा गया था। ये कुछ पत्र पत्रिकाएं थे जो बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को पनप रहे थे वहां पे। और बात करते हैं मुजफ्फरपुर षड्यंत्र की। तो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में क्या हुआ कि एक मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था किंग्सफोर्ड, इनको बदनाम जज भी कहा जाता था, किंग्सफोर्ड। ये क्या करते थे, ये क्रांतिकारियों को सबसे ज़्यादा सजा सुनाने में आगे थे, यानी जो भी क्रांतिकारी मिलता था उनको सजा सुनाने में सबसे आगे रहते थे। तो इनका नाम बदनाम हो चुका था क्रांतिकारी में, तो क्रांतिकारी अब चाह रहे थे इनको मारने की, हत्या करने की प्लान कर रहे थे। इनके इसी वजह से इनका प्रमोशन होता है, पदोन्नति हो जाता है और ये मुजफ्फरपुर आते हैं। और मुजफ्फरपुर जब आते हैं तो इनको मारने की जो साजिश है वो दो लोगों के हाथ सौंपी जाती है। एक है प्रफुल्ल चंद चाकी और दूसरे हैं खुदीराम प्रफुल्ल है, ये प्रगुल नहीं है, प्रफुल्ल है, प्रफुल्ल, ठीक है। प्रफुल्ल चंद, ये प्रफुल्ल है, सॉरी, ये प्रफुल्ल चंद चाकी और खुदीराम बोस। लेकिन जब ये बम फेंकते हैं किंग्सफोर्ड पर तो किंग्सफोर्ड बच निकलते हैं और उस समय एक कनेडी वो एक भारतीय समर्थक थे, वो चाहते थे कि अंग्रेजों से मुक्त हो। उसी बम धमाके में जो कनेडी है उनकी पत्नी और पुत्री मारी जाती है और उस षड्यंत्र में दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन प्रफुल्ल चंद चाकी अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। प्रफुल्ल चंद चाकी जो आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को 1908 में 18 वर्ष की उम्र में उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हैं। कौन है? खुदीराम बोस, जिनके सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुई थी। तो हमने देखा कि मुजफ्फरपुर षड्यंत्र किस तरीके से काम किया और हावड़ा षड्यंत्र उसी समय की बात है एक, वहां भी हत्या। देखो क्रांतिकारी का मतलब क्या है? हत्या, हथियार उठा लेना। नरमपंथी और गर्मपंथी विचारधारा ने अभी तक हथियार नहीं उठाए थे, वो बस सभा आंदोलन अनशन यही करते थे। लेकिन क्रांतिकारी जो है वो हत्याएं करते थे, अपने लक्ष्य को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते थे। तो उसी में क्रांतिकारी आंदोलन में एक हावड़ा षड्यंत्र भी हुआ। उस हावड़ा षड्यंत्र में जतीन्द्र नाथ बनर्जी है जिन्होंने एक पुलिस उप अधीक्षक यानी इंस्पेक्टर जो थे उनकी हत्या कर देते हैं। उनका नाम था शमसुल आलम। और हत्या करने के बाद बालासोर एक जगह है, वहीं पर इनको घेरकर जतीन्द्र नाथ बनर्जी की भी हत्या कर देते हैं पुलिस वाले। तो ये कुछ षड्यंत्र है जिसमें मुजफ्फरपुर षड्यंत्र क्यों इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर खुदीराम बोस जो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले एक क्रांतिकारी थे। दूसरा, अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे, गर्मपंथी विचारधारा के थे। ओके, तो ये जरूरी है पढ़ना। उनके द्वारा कौन से पत्र पत्रिका लिखे गए? बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कौन है? वंदे मातरम। कहां से लिया गया है? पूछा जाता है कि आनंद मंड में वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। एक आश्रम है यहाँ पे, ठीक है, इसको भारत माता का आश्रम भी कहा जाता है। ये सब चीजें इस बंगाल के अंदर यानी बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा के लोग किस तरीके से पनपे, ये इसकी चर्चा यहाँ तक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली और पंजाब में क्रांतिकारी किस तरीके से पनपे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।